दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन आलोचक संसाधनों, तेल, लिथियम, सोने पर कब्जे का बहाना बनाते हैं और 150 प्लस विमानों ने चरणबद्ध तरीके से इस पर हमला किया, जिसमें कि ड्रोन की निगरानी है, F-35 स्टील्थ ग्राउलर जामिंग, B-52 बॉम्बिंग से एयर डिफेंस ध्वस्त किया है। डेल्टा फोर्स ने साइबर ब्लैकआउट के बीच मादुरो को यूएसएस LWO जिमा ने ले जाया गया। अब न्यूयॉर्क जेल में है। जो मादुरो हैं वो अब न्यूयॉर्क जेल में है और न्यूयॉर्क टाइम और BBC जैसे बड़े न्यूज रिपोर्ट्स में अमेरिका सफलता की तारीफ कर रहे हैं। गार्जियन जो न्यूज़पेपर है उसमें संप्रभुता का उल्लंघन की निंदा की गई है। ठीक है। वेनेजुएला के S-300 फेल हुए हैं, सुकोई 30 कैद हो गया है, जिसकी वजह से रूस और चीन को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की नीतियाँ क्या कह रही है? भारत पीएम का अपमान, जो भारतीय पीएम है उनका क्या अपमान है? अगला 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 टारगेट उनका क्या हो सकता है? क्यूबा, ईरान। भारत के लिए सबक क्या सबक हो सकता है? भारत के लिए इंदिरा वाजपेयी की न्यूक्लियर ताकत ने बचाया। आत्मनिर्भर निर्भरता जरूरी है। अपना सॉफ्टवेयर, जीपीएस, सेमीकंडक्टर। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा नाम मोहन है और अप्रो मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। एक एक करके इस समाचार विश्लेषण को लेकर चलते हैं, जानते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करें दोस्तों, अमेरिका का वेनेजुएला पर कथित हमला। अमेरिका को वेनेजुएला पर कथित हमला। तेल, लिथियम और सैन्य रणनीति की सच्चाई क्या रही है? परिचय इसका यह है कि 3 जनवरी 2026 को दुनिया भर में एक खबर फैली कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। आरोप लगाए गए कि अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि ड्रग्स तस्करी के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स तस्करी के बदले पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार हैं जो भारी और महंगे निकालने वाले हैं। हाल में ही यह लिथियम और सोने के बड़े भंडार भी मिले हैं। अमेरिका की नज़र इन प्राकृतिक संसाधनों पर है और ड्रग्स का तो बहाना है, क्योंकि अमेरिका में ड्रग्स समस्त मुख्यतः आंतरिक कल्चर और मैक्सिको से जुड़ी है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा और आपको इसको अच्छे से विस्तार में बता देना चाहता हूँ कि ड्रग्स का इसमें बहाना किस किस प्रकार का आ गया है। क्योंकि वेनेजुएला के अंदर तेल के बहुत बड़े भंडार हैं, लिथियम के और सोने के बहुत भंडार हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन है वेनेजुएला में। तो अमेरिका की उसके ऊपर नजर है। ठीक है। और जो ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग जो होती है वो ज्यादातर मैक्सिको से होती है अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा मैप के जरिए। ये रहा अमेरिका। ठीक है। ये आपका अमेरिका है और ये रहा आपका वेनेजुएला। ठीक है। और ये रहा मैक्सिको। जो मैक्सिको है ये अमेरिका से बिल्कुल डायरेक्ट टच में है। एक दीवार बनी हुई है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ से सीधा अमेरिका में आसानी से एक्सेस मिल जाता है। जो ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है वो यहीं से ही, मैक्सिको से ही अमेरिका में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि विकसित विकसित देश है। लोग वहाँ के सबके पास पैसा है, तो ड्रग्स वगैरह खरीदने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो ड्रग वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहीं पे ही यूज हो पा रहा है। तो लेकिन इसने जो इल्ज़ाम लगाया कि ये वेनेजुएला से ही आ रहा है सारा ड्रग्स। ठीक है। जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई वही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर अमेरिका की नज़र थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंतरिक विश्वासघात क्या रहा है? जो उप सेनापति का रोल इसमें क्या रहा है? जो वेनेजुएला के जो उप सेनापति है उनका इसमें रोल रहा है कि 2020 के लॉकडाउन से अमेरिका वेनेजुएला के नेतृत्व को हटाने की फिराक में था। वो सोच रहा था वहां से किसी तरीके से सरकार गिर जाएगी। उन्होंने राष्ट्रपति के करीबी उप सेनापति को रिश्वत दी, नया नाम, पासपोर्ट और अमेरिका में बसने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आपको नया पासपोर्ट मिल जाएगा, आप अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे, नया नाम आपको दे दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, मतलब उसको अपने तरीके से अपनी तरफ उन्होंने कर लिया है। इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन का A से Z लेआउट साझा किया। मतलब इस सेनापति ने जो भी राष्ट्रपति भवन का लेआउट था उसका पूरा लेआउट यहाँ साझा किया। सोने से लेकर उठने तक का समय,
गार्डों की तैनाती, कौन कौन से गार्ड लगेंगे, किस प्रकार के गार्ड्स वहां पर लगते हैं, हेलीपैड कहाँ है, इमरजेंसी रास्ते कौन से हैं, कहाँ से वो निकल कर जाएगा, भागेगा, कमरों की दीवारें किस प्रकार की हैं, दरवाजे किधर हैं, कैसे दरवाजे हैं। और सीआईए को यह खुफिया जानकारी मिली है, इसमें महीनों की प्लानिंग लगी है ये पूरा ऑपरेशन करने के लिए। इसमें पूरा एक लगभग महीनों का एक प्लानिंग लगी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैन्य ऑपरेशन जो इसमें किया गया है, जिस प्रकार ये वेनेजुएला में ये ऑपरेशन किया गया है, तो ये किस प्रकार किया गया, तो ये कुछ चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान शामिल हुए, 150 जहाज एक साथ वेनेजुएला में जो है एंट्री करते हैं, विभिन्न शहरों से उड़ान भरकर अलग अलग, क्योंकि अमेरिका के अड्डे बहुत ज्यादा आसपास बहुत जगह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। विभिन्न शहरों से उड़ान भरकर एक ही समय पर पहुंचे, अलग अलग टाइम से उड़ते हैं लेकिन वेनेजुएला के अंदर ये एक ही टाइम में समय से पहुंच जाते हैं, ताकि वेनेजुएला संभल ना पाए। अचानक से हमला किया एकदम से, तो वेनेजुएला इसमें संभल नहीं पाया। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो निगरानी की जाती है किस प्रकार की जाती है, आर्क्यूस स्टेलियंस ड्रोन, जो कि 50,000 फीट की ऊंचाई से उड़ता है, जो स्टील टेक्नोलॉजी से हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए गए हैं जिसके द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्क्यूस स्टेलियंस एक स्टील्थ ड्रोन है जो निम्न ऊंचाई लगभग जो कम से कम 50,000 की फीट पर तो उड़ता है। इसकी इसलिए दुश्मन रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। जब 50,000 फीट के ऊपर से उड़ेगा तो दुश्मन क्या ही पकड़ पाएगा। इसलिए इसकी खासियत हाई रेजोल्यूशन, जो इसकी खासियत है हाई रेजोल्यूशन कैमरा है कि 50,000 की ऊंचाई पर उड़ रहा है लेकिन कैमरे से जो फोटो लेगा वह बिल्कुल एकदम क्लियर लेगा, हाई रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा, जो एक सैटेलाइट जैसी तस्वीर, स्पष्ट तस्वीरें देता है। हर इमारत, सड़क, गार्ड की पोस्टिंग तक हमले से पहले यह राष्ट्रपति भवन और सैन्य ठिकानों का 3D मैप तैयार करता है बिना अलर्ट किए, क्योंकि स्टील टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है और कोई इसको रडार वगैरह कुछ पकड़ नहीं पाती है। तो इसने पूरा यहाँ से एक तरीके से मैप तैयार किया है, कहाँ पे कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे सेना की तैनाती की गई है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। तो उस प्रकार से इस ड्रोन के थ्रू वहां पे निगरानी की। सबसे पहला चरण ये था। इस ड्रोन का नाम है आर्क्विस स्टेलियंस ड्रोन, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 जो सेकंड जो स्टेप रहा है उसमें क्या है, स्टील्थ प्रवेश। ये F-35 रडार इनविजिबल ने एक फेक सिग्नल भेजे, वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए। ये क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ये है वो जहाज जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं इसमें कुछ जो फोटोज यूज की हैं वो एआई के द्वारा बनाकर यूज की गई हैं। ये इसका किसी समाचार या किसी भी अलग से नहीं लिया गया है, ये एआई के द्वारा बनाया। तो माफी चाहूंगा दोस्तों। हाँ, F-35 लाइटनिंग ये क्या है, ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसकी विशेष डिजाइन, विशेष कोटिंग, आकार रडार तरंगों को अवशोषित कर देती है। जिस प्रकार ये एक लाइटनिंग जो फेंकता है, जो रडार को एक तरीके से कंफ्यूज कर देता है, यह अदृश्य हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। यह फेक रडार सिग्नल है, जैसे खाली विमान के भ्रम भेजता है, जिससे वेनेजुएला के रडार सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं। विभिन्न बेस एयरक्राफ्ट कैरियर पटोरकों से उड़ान भरकर एक साथ घुसपैठ की बिना डिटेक्ट किए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसमें क्या है, तो ग्राउलर ने एक सिग्नल भेजे, वेनेजुएला ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो AGM-88 रडार किलर है ये। मिसाइलों ने 9 सेकंड में 12 चाइनीज रडार नष्ट कर दिए। कैसे हुआ, एक ग्राउलर EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान है ये क्या करता है दोस्तों, इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो दुश्मन रडार पर जामिंग सिग्नल भेजता है, जो फेक सिग्नल भेजता है, मतलब एक तरीके से वेनेजुएला ने जवाब में रडार फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। जब उसके ऊपर वेनेजुएला में फेक सिग्नल भेजा गया तो वेनेजुएला ने सोचा कि भाई जो है अपनी ये कुछ जहाज वगैरह उड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हाई पावर मोड पर डाल दी, लेकिन ग्राउलर के सेंसर ने इसे पकड़ लिया और AGM-88 HARM मिसाइलें रडार होटिंग स्वचालित रूप से लॉन्च हुई। यह स्रोत की तरंगों को फॉलो कर 9 सेकंड में 12 चाइनीज
वाईजी रडार साइट्स को नष्ट कर दिया, आसमान अंधा हो गया। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जब ग्राउलर ने फेक सिग्नल भेजे तो वेनेजुएला के जो रडार हैं उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ताकि इसको अच्छे से पहचान सके। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी, रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इन्होंने पहचान लिया, इस जहाज ने पहचान लिया कि भाई वहां से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक सीधे सीधे जो फ्रीक्वेंसी जा रही है उन्होंने कैच कर लिया। और वहीं से उन्होंने एक तरीके से एक मिसाइल लॉन्च की और सीधा जो रडार सिस्टम ऑन कर दिया और 9 सेकंड में 12 चाइनीज रडार साइट्स को उड़ा डाला। तो इस तरीके से जब रडार सिस्टम पूरा उड़ गया तो अब कोई वो किसी भी ऐसी अवस्था में नहीं रहा वेनेजुएला कि किसी भी जहाज को, किसी भी प्रकार के विमान को वहां पे ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है कुछ ये जहाज, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, भारी बमबारी हुई है। तीसरे चौथे नंबर पर जो है भारी बमबारी करता है। F-52 ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग सैन्य ठिकानों को तबाह किया। B-1 B-2 लॉन्चर्स ने आंतरिक हमले किए, तेज उड़ान के लिए विंग्स मोड़े, बम गिराए। F-52 स्टेट ऑफ फोर्टिस, ये एक हेलीकॉप्टर है, ये एक बॉम्बर है, लेकिन ये पुराना बहुत है, पुराना लेकिन शक्तिशाली बॉम्बर है। 8 इंजन इसके अंदर लगे रहते हैं, 8 इंजन, जो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करता है, हजारों बमों को बौछार से बड़े इलाके तबाह कर देता है, सैन्य बेस एयरफील्ड नष्ट किए। B-1 लैंसर और B-2 स्प्रिट स्टिल्ट बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब एक हेलीकॉप्टर होता है, एक जहाज होता है, ठीक है, जो कि बहुत 8 इंजन के साथ में वो तरीके से उसके अंदर होते हैं, एक खराब हो जाता है दूसरा चलता है, और उसके अंदर इतने सारे बॉम्ब भरे होते हैं, इसलिए इसका नाम बॉम्बर रखा है क्योंकि बॉम्ब ही बॉम्ब बरसाता रहता है। ठीक है, तो बॉम्बर ने आंतरिक घुसपैठ की, मतलब ये घुस गया वेनेजुएला के अंदर, तेज स्पीड के लिए विंग्स फोल्ड किए इसने, एडजस्ट किए, फिर फैलाकर धीरे उड़ते हुए प्रिसाइज बम गिराए। मतलब इसको जांच कर एक तरीके से जितनी तेजी से ये अपना विंग्स वगैरह मोड़ा है उस तरीके से ये उड़ा, और बिल्कुल सही निशाने में, सटीक निशाने पर जो उसने बम गिराए हैं उससे रनवे, कमांड सेंटर, सब जितने टारगेटेड इसने किए थे सबको नष्ट कर डाला। ठीक है, वेनेजुएला को जहाँ तक कहने का मतलब ये है कि वेनेजुएला का थमने का इन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। जब एक इतना हैवी बॉम्बर तुम्हारे आसमान में आकर खड़ा हो जाएगा और अनाप शनाप बमबारी करता रहेगा तो किसको संभालने का मौका मिला? तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम पहले पहले से ही उन्होंने हाईजैक कर लिया है, तुम्हारा रडार सिस्टम पहले से ध्वस्त कर दिया है, उसके बाद में तुम्हारे ऊपर बम था क्या, तुम्हारे ऊपर अगर ईंटें भी बरसाएंगे तो ईंटें बरसाने से भी तुम जो है अस्त व्यस्त हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पांचवें चरण में क्या होता है, कमांड, फिर उसके बाद में होती है कमांडो की एंट्री। कमांडो नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर से आते हैं। ग्रर प्लस कमांडो ने रास्ता साफ किया, सी हॉक ने बचे दुश्मनों को निपटाया, चिनूक ने सैनिक ड्रॉप किए, V-22 ऑस्प्रे हेली प्लस प्लेन हाइब्रिड ने माफी चाहूंगा बैकअप पहुंचाया। कैसे? नाइट स्टॉकर MS-60 स्पेशल फोर्स हेली है, यह एक हेलीकॉप्टर है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको नाइट स्टॉकर कहते हैं, MS-60 इसका नाम है। आगे इसमें गनर बैठे होते हैं, चारों तरफ कमांडोज बैठे हैं, स्नाइपर्स बैठे रहते हैं जिनका निशाना बहुत ही सटीक रहता है। गार्ड्स को साफ किया। MS-60 सीऑक्स ने फॉलो अप, क्लीन अप किया। मतलब इसके पीछे जो MS-60 सीऑक्स आ रहा था वो उसने बचे कुचे लोगों को जो है, जो इसकी नज़रों से बच गए, वो उन लोगों ने निपटा दिए, गोलियां चला दी, कहने का मतलब है। उसके बाद में आता है आपका CH-47 चिनूक। ये CH-47 चिनूक जो है बड़ी संख्या में कमांडो ड्रॉप किए, साइड रेप से V-22 ऑस्प्रे टिल ट्रोटर हेली जैसी टेक ऑफ प्लेन जैसी स्पीड ने तेज बैकअप सैनिक पहुंचाए। कुल डेल्टा फोर्स ने भवन घेरा। कुल डेल्टा फोर्स जो है यूएस की बहुत ही ताकतवर फोर्स है, जिसका नाम डेल्टा फोर्स रखा गया है। ये जो चीनूक आप जहाज देख रहे हैं, देखो ये है चीनूक जहाज, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये इसके अंदर ये कोई बॉम्बर नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैनिक बिठा कर लेके जाए जा सकते हैं। फुल एक तरीके से पूरी एक टुकड़ी सेना के इसके अंदर बिठा के ले जा सकते हैं। और इसमें से जो सेना के जो जवान उतरने के बाद में उन्होंने, उसमें से स्नाइपर्स भी थे, कमांडोज भी थे, उतरे और उसके बाद में पूरी जो बिल्डिंग थी उसको अच्छे तरीके से घेर लिया। ठीक है, हाँ, और ये रहा आपका
M60 स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर। ठीक है, पहले इसकी एंट्री होती है। ठीक है, पहले इसकी एंट्री होती है। इसने पहले से जो है पूरा अच्छे से रास्ता साफ कर दिया, फिर इसके यहाँ से उतरते हैं स्पेशल कमांडो, जो कि डेल्टा फोर्स ने भवन दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कहते हैं, उसके बाद नौसेना की सहायता किस प्रकार की। देखो, नौसेना की सहायता इस प्रकार की कि हाई हॉक आई 400 किलोमीटर की रडार है ने कमांड दिया, जो P-81 पोसेडाइन ने पनडुब्बियों को ट्रैक किया। यूएसएस जेराल्ड फोर्स कैरियर ने नौसेना रोकी। ये पानी में समुद्र में खड़ा हुआ एक जो रडार सिस्टम है। ठीक है, इसको ठीक से जानते हैं दोस्तों। E2D हॉकवे अवॉक्स हाफ आइस फ्लाइट रडार है। 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड से उड़ा, सभी विमानों को रियल टाइमिंग कोऑर्डिनेट किया। मतलब ये भी एक चलता फिरता रडार है, ये आसमान में उड़ जाता है, ये इसका खुद का एक रडार सिस्टम हो जाता है। क्योंकि इनकी वेनेजुएला के तो रडार सिस्टम इन्होंने पहले से ही ध्वस्त कर देता, लेकिन जो वहाँ पे जहाज उड़ रहे हैं वो भी तो किसी रडार के थ्रू ही उड़ते हैं ना। तो ये जो जो हॉक्स आज आज जो देख रहे हैं आप, ये है हॉक आइस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये रहा आपका हॉक आइस, ये पूरा। और ये गोल गोल देख रहे हैं, ये है इनका अपना पर्सनल रडार सिस्टम। ये हेलीकॉप्टर के ऊपर ही लगा डाला है इन्होंने। तो ये यहाँ से एक सिग्नल भेज रहा था, जितने जहाज आसमान में उड़ रहे थे उन सबको यहाँ से सिग्नल दिया जा रहा था कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेना तैनात है, ये जो भी कुछ वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी जानकारी ये दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने अपना एक खुद का रडार सिस्टम तैयार किया, जो कि आसमान से उड़ रहा था। ये ऐसा जहाज है जो 400 किलोमीटर की रडार तक को भी मतलब एक रेंज बना लेता है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर पनडुब्बी भी जा रही है तो उस तक को भी ट्रैक कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आता है P-81 बोइंग एंटी सबमरीन प्लेन। हाँ, सेंसर से पनडुब्बियां डिटेक्ट की। माफी चाहूंगा, ये आपका एक अलग, ये जो है ये आसमान का इसने आसमान के लिए रडार सिस्टम तैयार किया। हाँ, और ये दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका बोइंग सबमरीन प्लेन। नीचे सेंसर से पनडुब्बियां डिटेक्ट करता है, टारपीडो मिसाइल से रोकी, और फोर्ड कैरियर समूह ने कैरेबियन सी में लंगर डाल वेनेजुएला नेवी को ब्लॉक किया, कोई मदद ना पहुंचे। कहने का मतलब इसका ये है दोस्तों कि ये एक जहाज है जो आसमान में उड़ रहा था, लेकिन ये जो निगरानी कर रहा था कि समुद्र में चल रही सबमरीन जो वेनेजुएला की हो सकती हैं, उसके लिए वहां से निगरानी रख रहा था। क्योंकि ये पानी के अंदर भी जांच कर लेता है, पानी के अंदर से पनडुब्बियों को पहचान लेता है, और वहां से अपनी यूएस की सेना को इसने जो है पहले से ही बोल दिया, बता दिया है या इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा माहौल बनाया। इसने जो आपका ये ऊपर वाला है, इसने एक अलग आसमान के लिए रडार सिस्टम तैयार किया, इसने जो है पानी के लिए रडार सिस्टम तैयार किया। ठीक है, हाँ, ताकि समुद्र से भी कोई हमला ना हो सके। ठीक है, पानी के अंदर समुद्र के अंदर उन्होंने अपना ही एक ऑलरेडी एक युद्ध पोत खड़ा किया हुआ था। पूरी नौसेना फ्लोरिडा प्यूटोरिका से तैनात थी। प्यूटोरिको ये एक जहाज, ये इनका जहाज है भाई, ये प्यूटोरिको जो इनके जहाज है ये। ठीक है, पायलट कॉकपिट में रेडी थे। फ्लोरिडा प्यूटोरिको एयरबेस से पूरी फ्लीट कैरियर्स ड्रस्टर ओ भाई तैनात थे। पायलट कॉकपिट में इंजन ऑन करके बैठे हुए थे। अगर वेनेजुएला किसी भी प्रकार का या रूस चीन ने एनकाउंटर का अटैक किया तो तत्काल जवाबी हमला संभलने का मौका न मिले। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ था, ऑलरेडी जहाज वहां पे खड़े हुए थे, अलर्ट मोड पे खड़े हुए थे। कॉकपिट के अंदर इनके पायलट बैठे हुए थे। अगर चाइना या रूस या कोई सा और देश या खुद वेनेजुएला की जो नेवी है ये इस प्रकार से अगर वो हमला करती, रिटेलिएट करती, ठीक है, तो उस मोड पर ये जहाज पहले से अलर्ट मोड पे खड़े, किसी प्रकार का समुद्री हमला भी होता तो ये टूट पड़ते। मतलब हर तरीके से वेनेजुएला को एक तरीके से आइसोलेट करने के लिए चारों तरफ से इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है। अब साइबर हमला ब्लैकआउट किस प्रकार हुआ है। सबसे घातक है, मालवेयर से पावर ग्रिड जीपीएस सैटेलाइट काट दिया गया, शहर अंधेरे में डूब गए, वॉल पेनेट्रेटिंग रडार से मादुरो का लोकेशन पकड़ा, इंफ्रारेड से लोग दिखे, थर्मल लेंस ब्लू टॉर्च से दीवारें काटी गई, डेल्टा फोर्स ने उन्हें यूएसएस ओजी एओजीमा पर ले जाया गया, फिर प्यूर्टो रिको फ्लोरिडा न्यूयॉर्क से जेल भेजा गया। मैं बताता हूँ कैसे है दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। हाँ, जी मालवेयर से पावर ग्रिड जीपीएस सैटेलाइट काट दिए गए, जो पावर ग्रिड है, ठीक है, मालवेयर से पावर ग्रिड के जो है जीपीएस सिस्टम जो है काट दिए गए हैं, सैटेलाइट से ही काट दिए गए। शहर अंधेरे में डूब गया। इससे क्या, शहर जब लाइट ही पूरे शहर की काट दी गई है तो शहर तो अंधेरे में डूबे गए ना। और जो वॉल पेनिट्रेटिंग रडार जो है मादुरो की, उसने लोकेशन को पकड़ा। एक्चुअली पता है, जो मादुरो, जो वहाँ की जो बिल्डिंग है मादुरो की, वो राष्ट्रपति है देखो वहाँ का। तो उसके लिए जो जिस कमरे में रह रहा था, वो कमरे भी बाकायदा, उसके दरवाजे भी स्टील के बने हुए थे, कमरा भी उसका स्टील का बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कैसे पहचान पाते कि भाई इस कमरे के अंदर मादुरे और मादुरे की वाइफ बैठी हुई है, ठीक है। तो ये जो पता किया गया, ये एक एक इनका भी एक रडार सिस्टम होता है, उसके थर्मल लेंस ब्लू होता है, उस टॉर्च से दीवारों के आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि थर्मल लेंस, इससे अंदर कमरे में कौन बैठा हुआ है ये साफ दिख जाता है। ये तो शायद इंडिया में भी यूज होता है। और ब्लू टॉर्च से दीवारें काटे जाते हैं, कई बार आपने ये फिल्मों में भी देखा होगा, जो एक गन के ऊपर ब्लू टॉर्च से लगे तो काट दिया जाता है, दरवाजा काट दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो डेल्टा फोर्स से मतलब जो भी उनके सिपाही रहे हैं, जो भी उस टाइम पे कमांडो रहे हैं, वो सीधे अंदर घुस गए, वहां से मादुरो को उठाया, ठीक है। उठाने के बाद में हेलीकॉप्टर से उसको वहीं से उठाकर फिर प्यूटो को ले जाया गया, जो कि जो कि एक जहाँ पे इनका पानी का जहाज खड़ा हुआ था, उसके ऊपर ले जाके इनको मादुरो को ले जाया गया और मादुरो की वाइफ को ले जाया गया, ठीक है। ले जाने के बाद में वहां से इनको फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया और न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया गया, जो कि फ्लोरिडा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेनेजुएला की कमजोरी क्या रही है इसमें। हाँ, तो वेनेजुएला की जो कमजोरी है दोस्तों, रूस का जो S-30 जो एक डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत पुराना हो गया, F-30 को पकड़ नहीं सका। वो F-35 आज के जमाने का है भाई, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का F-35 जो विमान इन्होंने बनाया है, उसको S-300 नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो हमारे पास, जो इंडिया के पास में S-400 वो पकड़ लेता, ठीक है। सुकोई 30 विमान, जो कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे इंडिया में, जिसको हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उसको अभी रिटायर कर दिया है, रिटायर सेरेमनी बनाई गई है बाकायदा उसकी, ठीक है। जो सुकोई 30 विमान जो कि वेनेजुएला का था, वो अमेरिका के हाथ लग गए, ठीक है। जिनको वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। कैसे करेगा? अरे वो देखेगा ना कि ये रूस का जहाज है, सुकोई 30 जो आपको सबको पता है, S-300 जो डिफेंस सिस्टम है वो रसिया का है, सुकोई 30 वो रसिया का है, हमारा S-400 वो भी रसिया का है, सुकोई 30 तो हमारे पास ही बहुत दिन से चलता आ रहा है ना, हमारी तो शान रही है ये, ठीक है। तो अब अमेरिका क्या कर सकता है इसके लिए? खतरा ये है कि जो सुकोई 30 में जो टेक्नोलॉजी लगी ना, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको खोल के देखेगा भाई कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे बनाएगी ये टेक्नोलॉजी जो आज तक चल रहा है। तो ये इस प्रकार से उनके हाथ लग गया, जिनका रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है, फिर से दोबारा खोल के देखा जाए किस प्रकार की उसमें टेक्नोलॉजी कैसे कैसे ये बना है, ताकि हम भी उसको जैसा दूसरा बना सके, ठीक है। और या जिस जिस देश के पास में है ये, और उसकी जो दुश्मन देश है उनको उसके बारे में बताया जा सके, ठीक है। S-400 होता तो F-35 को लॉक हो जाता या कर देता। यही मैं आपको शुरू में बता रहा दोस्तों, अगर S-400 इनके पास होता, S-400 जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से खरीदा है। हम S-500 लेने की भी हमारी डील चल रही है। S-400 का आपने कारनामा देख ही लिया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, जो कि आपके S-400 के अंदर इतनी ताकत है, वो आपके F-35 को भी पकड़ लेता, इसलिए वहां पे वो जहाज नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कहते हैं। हाँ, अच्छा, ट्रंप युद्ध की नीतियां, क्या खतरा है। देखो, ट्रंप ने तो जब से आया 1 साल हो लिया भाई, इसने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। अमेरिका अब व्यक्तिगत एजेंडे पर चल रहा है, खुद की
अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर चल रहा है। भारत के पीएम को सम्मानित किया। ठीक है। महाराष्ट्र में टेस्ला फैक्ट्री पर बहिष्कार की जरूरत है। ठीक है, जो कि टेस्ला टेस्ला की जो शोरूम्स वगैरह महाराष्ट्र में खोला गया, उसको उसका बहिष्कार करना चाहिए हम हिंदुस्तानी लोगों को। जो एनआरआईज हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधी। हाँ, आप देख सकते हो, जो हमारे इंडिया के एनआरआईज वहाँ पे अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, गूगल जैसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे नौकरी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये तो बड़े नाम हैं। ठीक है, उनकी कुछ कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं जो एनआरआईज हैं। यार, जब तुम अमेरिका में रह रहे हो तो यार एटलीस्ट अपने देश के बारे में तो तुम बोल सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इनकी किसी की भी जुबान नहीं खुली। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक तरीके से हमारी हमारी हार है ये, क्योंकि हमारे ही लोग अपने ही देश के बारे में कुछ नहीं बोल पाए तो क्या फायदा उनका। इसराइल की एकजुटता से सीखे। अच्छा हाँ, इसराइल की एकजुटता क्या सिखाती है, यूनिटी क्या सिखाती है। माफी चाहूंगा, थोड़ा मैं फंबल हो रहा हूँ यहाँ पर। अगला निशान, हाँ, देखो, इसराइल में जो यहूदी लोग हैं, इसराइल अपने यहूदी लोगों के लिए इतना ज्यादा सीरियस रहता है। अगर उसका एक बंदा भी मर जाता है ना, तो उसका बदला लेने के लिए वो तत्पर रहता है। गाजा में क्या हुआ, कुछ लोग उसके पकड़ लिए गए थे, मार दिए गए थे, लेकिन पूरा गाजा उड़ा डाला उसने, यहूदियों की तरह। हमें भी कुछ सीखना होगा, हमें अपने देश के लिए सोचना होगा, हमारे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोग जो हमारे जो हमारे अपने देश के बारे में नहीं बोलते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। ठीक है, अगला निशाना क्या हो सकता है, अगला निशाना अच्छा ग्रीनलैंड हो सकता है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल ही दिया है। क्यूबा हो सकता है, ईरान हो सकता है, रूस का टैंकर सीज कर लिया गया है, आपने देखा होगा अभी एक न्यूज में कुछ दिन पहले। ठीक है, और दूसरी बात पे आगे बढ़ते हैं, तो चीन का क्या जवाब रहा है इसमें। ठीक है, ताइवान, चीन ताइवान पर कब्जा कर सेमीकंडक्टर हथियाएगा। हाँ, हो सकता है, जब अमेरिका ने कर लिया तो चाइना भी कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने तो एक तरीके से ये एक ट्रेंड बना दिया ना कि ठीक है भाई, हम क्या, वैसे तो ये किसी दूसरे देश की जो संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, और वैसे जो राग अलापता है अमेरिका कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हर जगह लोकतंत्र को जो बचाने के लिए चला है, लेकिन लोकतंत्र का उल्लंघन ये सबसे पहले खुद ही कर रहा है। जाकर दूसरे देश के राष्ट्रपति को तुम उठाकर ले आ जाते हो, तो क्या वो लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दूसरे देश भी कर सकते हो, ताकतवर देश है वो भी कर सकते हैं। जब आपको कोई कहने वाले नहीं, तो फिर आप किसके लिए बोलोगे, आप नहीं बोल सकते ना फिर किसी के लिए। चाइना भी कर सकता है, विमान पनडुब्बियां इलेक्ट्रॉनिक सब प्रभावित हो सकती हैं इससे। अमेरिका अमेरिका का चीन अमेरिका का तेल चीन चिप्स पर राज करेगा। मतलब कहने का है, अमेरिका का तेल होगा, चीन के चिप्स पर जो चिप जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, अमेरिका, क्योंकि जहाँ जहाँ तेल है वहाँ पे अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है। चीन जो है चिप्स बनाता है, जो सेमीकंडक्टर्स बनाता है। अब ये दो लोग ही पावरफुल कंट्रीज रह गए हैं पूरे विश्व के अंदर। तो ये जिसको चाहेंगे उसको दबा लेंगे। ये चाइना, ये ताइवान को दबा लेगा, इसने अपना वेनेजुएला को दबा लिया, ग्रीनलैंड को तैयारी में लगा हुआ है, क्यूबा को भी कभी पकड़ सकता है, ईरान से टेंशन चलती रहती है इनकी। ठीक है, तो इन दोनों देशों का बड़ा प्रभुत्व हो सकता है। जब अमेरिका कर सकता है तो चाइना भी किसी न किसी दिन कर सकता है, और कोई देश भी कर सकता है जिस देश से, दूसरे छोटे देश से उनकी प्रॉब्लम्स है, टेंशन चल रही है।